my dear students. In today's topic, I am going to discuss the most important topic of mathematics, which is determinant. The determinant is a scalar value that can be computed from the square matrix that encodes certain properties of linear transformation described by the matrix. That means डिटर्मिनेंट की मीनिंग क्या होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग स्केलर वैल्यू निकालते हैं जिसका हम लोग बहुत ही जगह यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. तो ये प्रॉपर्टीज हैं जहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं. द एक्सप्रेशन लाइक a1 b1 c1 d1 is called a determinant of second order. तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है a1 b1 c1 d1, इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का. सेकेंड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम लोग रोज बोलते हैं. तो दिस इज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं. हियर टू वर्टिकल लाइंस, दिस इज फर्स्ट वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस वन इज सेकेंड वर्टिकल लाइन विच इज कॉल्ड सेकेंड कॉलम. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं. सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ कि ये 2 क्रॉस 2 का है, मतलब रोज भी 2 है और कॉलम्स भी 2 हैं. मैंने पहले आपको बताया था दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जहां पर रो और कॉलम सेम होते हैं. दैट मीन्स इन एवरी डिटर्मिनेंट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. इट स्टैंड्स फॉर, आप मल्टीप्लाई करते हैं a1 d1 एंड माइनस b1 c1. इसकी वैल्यू आती है a1 d1 माइनस b1 c1. और ये जो एलिमेंट्स हैं a1, b1, c1 एंड d1, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो हम लोगों ने यहां से देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट. दैट मीन्स सारणिक का मीनिंग क्या होता है. ऑर्डर 2 का हम लोगों ने एलिमेंट देखा, डिटर्मिनेंट देखा, a1 b1 c1 d1. दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सिमिलरली a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 I1. दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. क्योंकि यहां पर देखिए रो भी 3 है. दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस वन थर्ड रो. और देखिए कॉलम भी 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. इन जनरल वी कैन से दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर. देखिए एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? दिस इज फर्स्ट रो. देखिए ये पहली रो है ना, और ये पहली रो का पहला कॉलम भी है. तो ये एलिमेंट पहली रो में है और पहले कॉलम में भी है. तो दिस इज डिनोटेड बाय a11. a11 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम लिखते हैं amnc. दिस इज रो नंबर एंड दिस इज कॉलम नंबर. तो एनी एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय amn. तो इसको हम लिख सकते हैं a11. 11 मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट. सिमिलरली ये फर्स्ट रो का nth एलिमेंट. हम लोग लिख सकते हैं a21. देखिए सेकेंड रो स्टार्ट हो गई, तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड डॉट 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 सेकेंड रो का nth एलिमेंट. सिमिलरली a31,
A32, A33 एंड A3n। आगे जाएंगे हम लोग AN1, nth रो का फर्स्ट एलिमेंट, nth रो का सेकेंड एलिमेंट, nth रो का थर्ड एलिमेंट एंड सिमिलरली nth रो का nth एलिमेंट। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर। तो किसी भी ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर की। माइनर क्या होता है कि सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, और हम लोग को माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A1। सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट A1। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना होगा, तो वी कैन फाइंड द माइनर बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम ऑफ इंटरसेक्टिंग एट दैट एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि जिस भी एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करेंगे उसकी रो, देखिए A1 का अगर माइनर फाइंड कर रहे हैं तो A1 की रो भी डिलीट कर दीजिए और A1 का कॉलम भी डिलीट कर दीजिए। तो जो मैट्रिक्स अपने पास बचेगी दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो द माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इंटरसेक्टिंग एट दैट एलिमेंट। तो जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालेंगे, आप क्या करेंगे, उसकी रो और उसके कॉलम को आप डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा दैट विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। Here minor of the element A1 will becomes B2, C2, B3 and C3। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, सपोज एग्जांपल और देख लेते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट B2। माइनर ऑफ एलिमेंट B2। जब B2 का माइनर फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे कि B2 की रो, आप B2 की रो हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ओके, और B2 का आप कॉलम भी हटा दीजिए। तो B2 की रो हटाएंगे और B2 का कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, A1 C1 और A3 C3। तो इसका जो कॉलम होगा, जो माइनर होगा, क्या होगा, विल बी इक्वल टू A1 C1 और A3 C3। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि माइनर निकालना बहुत ही आसान होता है और हम लोग माइनर निकाल सकते हैं बाय डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्टिंग एट दैट एलिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर ही होता है विद प्रॉपर साइन। अगर आप माइनर में प्रॉपर साइन लगा देंगे, प्लस या माइनस, जो भी वहां पर एप्लीकेबल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, हम लोग साइन कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर m प्लस n इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो आप क्या करेंगे कि माइनर में -1 की पावर m प्लस n कर देंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, वेयर m इज रो नंबर एंड n इज कॉलम नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, बहुत ही सिंपल है। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सपोज दिस इज अ डिटर्मिनेंट
of third order and we are going to find cofactor of a1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a1 का हम लोग माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ a1 वो क्या हो जाएगा, माइनर a1 का हो जाएगा, a1 की रो और a1 के कॉलम को डिलीट कर देंगे, देन वी विल गेट b2 c2 एंड b3 c3। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर ऑफ a1। नाउ वी नो दैट कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर m प्लस n और इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो अगर हम लोग a1 का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ a1 विल बी इक्वल टू -1 की पावर m प्लस n। अब देखिए a1 का रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, और कॉलम भी कौन सा है, कॉलम भी फर्स्ट है। दैट मीन्स m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा माइनर। तो यहां पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर और इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहां पर कोफैक्टर ऑफ a1 -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 हो जाएगा। दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ a1 इक्वल टू माइनर ऑफ a1 विच इज b2 c2 और b3 c3। तो अगर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लोग -1 की पावर m प्लस 1 करेंगे तो हम लोग उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल और देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड माइनर ऑफ b1। तो अब b1 का अगर आप माइनर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, b1 की रो और b1 का कॉलम डिलीट करेंगे, देन वी विल गेट a2 c2 and a3 c3। दिस इज माइनर ऑफ द एलिमेंट b1। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो कोफैक्टर फाइंड करना है, तो -1 की पावर m प्लस n। देखिए b1 के लिए रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, b1 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, और इसका कॉलम नंबर क्या है, इसके कॉलम नंबर सेकेंड है। देखिए ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम, तो -1 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 2 और इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज a2 c2 एंड a3 c3। तो यहां पर आ जाएगा -a2 c2 और a3 c3। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बहुत ही इजीएस्ट वे में फाइंड कर सकते हैं। माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, a1 का जो कोफैक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं a1 से, b1 के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं b1 से, और c1 के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं c1 से। समझ में आया आपको? तो आप कोफैक्टर और माइनस को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर और माइनस को समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास एक्सपेंशन। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करेंगे, उसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। सपोज दिस इज अ डिटरमिनेंट और इसको हम लोगों को एक्सपैंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास एक्सपेंशन, डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। दैट मीन्स किसी भी रो या कॉलम में आप एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए कैसे, इज इक्वल टू a1। अभी देखिए कोफैक्टर्स तो आप तो निकाल चुके थे, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 इज कोफैक्टर, a1 क्या है, a1 कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a1
will be represented by capital A1. तो यहां पर जब लोग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग देखेंगे A1 की वैल्यू आएगी A1 इक्वल टू, आप जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसकी रो और इसको कॉलम को बंद करेंगे, we will get B2 C2 and B3 C3, we will get B2 C3 minus B3 C2. और जब आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे B1 का तो वो हो जाएगा B1, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो आप माइनर आएगा A2 C2, इसका माइनर होगा A2 C2 A3 C3, सॉरी इसका निकालेंगे तो A2 C2 और A3 C3, बिल्कुल सही, ठीक है। और यहां पर तो माइनर आ गया, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये आ गया माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, और आप मल्टीप्लाई करेंगे A2 C3 माइनस A3 C2। अब आप स्मॉल c1 जो ये एलिमेंट है c1, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो c1 विल बी इक्वल टू, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा A2 B2 और A3 B3, तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा -1 की पावर m + 1। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और -1 की पावर 4 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इसको आप ओपन करेंगे तो इट विल गिव्स A2 B3 minus A3 B2. That means इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू A1, और आप A1 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज B2 C3 माइनस B3 C2 और प्लस B1, ये देखिए इस B1 एलिमेंट हो गया, और B1 की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, एंड इट गिव्स A2 C3 minus A3 C2 और plus element C1 and a cofactor will be equal to A2 B3 minus A3 B2। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा इसी वे में और समझ सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंशन हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, आप फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे A1 और इसका माइनर लिखेंगे, इसका माइनर क्या है B2 C2 B3 C3, तो मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2, क्या करेंगे फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे ये, और इसका रो और कॉलम को छिपा लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, पहले B2 C3 और माइनस B3 C2, ठीक है, और फिर सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे, माइनस B1, यहां पर भी वही करेंगे, रो कॉलम को छिपा लेंगे, A2 C3 माइनस A3 C2, तो यहां पर A2 C3 और माइनस A3 C2, प्लस थर्ड एलिमेंट लिखेंगे C1 और इसके भी रो कॉलम को छिपा लेंगे, तो पहले A2 B3 और माइनस A3 B2, और आप साइन याद रखेंगे प्लस माइनस एंड अगेन प्लस। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। करेंगे कुछ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट मीन्स की वैल्यू मतलब क्या हो गया कि सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या हुआ कि अभी रो, ये देखिए ये फर्स्ट रो R1, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। हम लोग क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे, तो वी विल गेट डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू, अब रोज देखिए फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दीजिए A1 B1 C1, ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए A2 B2 C2, थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए
A3, B3 और C3। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि दोनों जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी वो सेम होगी। दैट मीन्स अगर रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट टेल्स अस कि अगर हम लोग दो रोज को इंटरचेंज कर दें, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है बट एक निगेटिव साइन आ जाता है। दैट मीन्स लेट अस टेक डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। हम लोग क्या कर दें कि सपोज सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम, तो हम लोग रोज या कॉलम्स कोई भी दो रो उनको इंटरचेंज कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो वी विल गेट आफ्टर इंटरचेंजिंग डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू A1 A2 A3 और इनको चेंज कर दिया, इसको सेकेंड कॉलम बना दिया और इसको थर्ड कॉलम बना दिया, C1 C2 C3 एंड B1 B2 और B3। तो अगर हम लोग कोई भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो इस जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू पहले वाले के निगेटिव साइन के इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा। समझ में आया? इसी में हम जनरल कॉन्सेप्ट देखें कि सपोज किसी रो को आप जंप करा दें, किसी रो को जंप करा दिया, सपोज दिस कॉलम, ये कॉलम पहला कॉलम है और इसको हमने C2 और C3 से जंप करा दिया और उसके बाद पहुंचा दिया। तो सपोज डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू, आप फर्स्ट कॉलम को जंप करा दें ओवर टू कॉलम्स, कॉलम C2 और C3 पे जंप करा दें, तो हम लोग को नया डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, B1 B2 B3, C1 C2 C3 और A1 A2 A3 यहां पहुंच जाएगा। हुआ क्या, यहां पर फर्स्ट कॉलम जंप कर गया टू कॉलम्स को, तो इसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू -1 की पावर 2। -1 की पावर उतने कॉलम्स लिखने हैं जितने आपने जंप किए हैं, जितने रोज या कॉलम्स आपने जंप किए हैं। तो यहां पर दो कॉलम जंप किया है तो 2 लिख दिया और इनटू डेल्टा, दैट इज डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू डेल्टा। इन जनरल अगर सपोज हम लोग m रोज या m कॉलम्स को जंप किया है, इफ वी जंप m रोज और m कॉलम्स, देन डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू -1 की पावर m इनटू डेल्टा। तो कितने रोज या कॉलम्स को आपने जंप किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या समझे कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सपोज यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हम लोगों ने आइडेंटिकल कर दिया। देखिए फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3, सेकंड कॉलम भी A1 A2 और A3। अगर हम लोग दोनों कॉलम्स को आइडेंटिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे हो जाती है कि अब हम लोग अगर इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो उनके बीच में एक निगेटिव साइन आ जाता है। दैट मीन्स डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा। ठीक है, आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा। और जब आप इंटरचेंज करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप इंटरचेंज कर दीजिए फर्स्ट रो को सेकंड रो को, A1 A2 A3, A1 A2 A3 और C1 C2 C3। मतलब क्या हुआ, मतलब डेल्टा डैश तो डेल्टा हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा। तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, दैट मीन्स डेल्टा बिकम्स 0।
तो मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। दिस इज कॉल्ड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी भी रो या कॉलम में एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ वैल्यू, बाय अ फिक्स्ड वैल्यू, देन डेल्टा विल बी, सपोज डेल्टा इक्वल टू, लेट डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। और हम लोगों ने क्या किया है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3। हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू लैम्डा टाइम्स डेल्टा हो जाती है। दैट मीन्स डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेल्टा। तो जिससे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का उसी से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी। सपोज अ डिटर्मिनेंट लेट डेल्टा इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 b3 c1 प्लस d माइनस e c2 प्लस d माइनस e c3 प्लस d माइनस e। सपोज एक डिटर्मिनेंट में किसी कोई भी रो या कॉलम में सेम नंबर सेम वैल्यू एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो देन इट कैन बी रिटन एज डेल्टा विल बी इक्वल टू सम ऑफ a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस a1 b1 d a2 b2 d a3 b3 d माइनस a1 b1 e a2 b2 e a3 b3 e। तो अगर किसी भी रो में या कॉलम में एडिशन लिखा हुआ है तो उसे इस टाइप से हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। सपोज इफ अ डिटर्मिनेंट इज रिटन इन द टाइप as shown in the example, then it may be written as delta equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 plus a1 b1 d a2 b2 d a3 b3 d। So these are the most important properties of the determinant। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन की। सपोज देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3 multiplied by the second determinant l1 m1 n1 l2 m2 n2 and l3 m3 और n3। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ये दो डिटर्मिनेंट्स गिवन हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड दिस इज द सेकंड डिटर्मिनेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इनटू डेल्टा 2। तो आपको याद क्या रखना है कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो और कॉलम का करते थे। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट रो को रो से ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिटर्मिनेंट्स की। कैसे, जैसे कि ये फर्स्ट रो है इस डिटर्मिनेंट की और ये फर्स्ट रो है दूसरे डिटर्मिनेंट की, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे हम लोगों को रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट का
फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। कैसे? देखिए, डेल्टा विल बी इक्वल टू, अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी फर्स्ट रो, इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और दूसरे डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से, दैट इज a1l1 प्लस b1m1 प्लस c1n1। तो a1l1 b1m1 c1n1, तो ये मिल गया रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड कैसे मिलेगा? कि फर्स्ट रो को आप सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी विल गेट a1l2 प्लस b1m2 प्लस c1n2। तो यहां पर आपको रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट का सेकंड एलिमेंट मिल गया। थर्ड कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो को आप थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a1l3 प्लस b1m3 प्लस c1n3। तो इस टाइप से आपको थर्ड एलिमेंट भी मिल जाएगा। अब जब आप सेकंड रो की बात करेंगे तो आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड से, तो आपको सेकंड रो मिल जाएगी। जब आप थर्ड रो में जाएंगे तो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, तो आपको रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। जैसे यहां पर क्या करेंगे? सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से, तो अपने को क्या मिलेगा? a2l1 प्लस b2m1 प्लस c2n1। अब क्या करेंगे? सेकंड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a2l2 प्लस b2m2 प्लस c2n2। फिर क्या करेंगे? सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, देन a2l3 प्लस b2m3 प्लस c2n3। अब क्या करेंगे? थर्ड रो कैसे बनाएंगे? आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड से, दैट मीन्स a3l1 प्लस b3m1 प्लस c3n1। अब सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a3l2 प्लस b3m2 प्लस c3n2। लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा? थर्ड रो का थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a3l3 प्लस b3m3 प्लस c3n3। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। टेक दिस एग्जांपल, in this, if this determinant equal to 0 in which a, b and c are different, then show that a, b, c equal to 1. Let us take this determinant by using fifth property. We can write this. देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, इस फॉर्म में लिखा हो तो उसको उसके एडिशन में लिख सकते हो। दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म like this। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रॉपर्टी फोर्थ यूज करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी रो में अगर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स यहां पर a कॉमन ले लेंगे इस रो से b कॉमन ले लेंगे और इस रो से c कॉमन ले लेंगे। देन वी गेट abc इज इक्वल टू 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, जैसे कॉमन ले लिया, एंड माइनस दिस वन माइनस a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम m नंबर ऑफ रोज या कॉलम को जंप करेगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बिकम्स -1 की पावर m इंटू डेल्टा। हम लोग क्या करेंगे? यहां पर इस कॉलम को जंप करा देंगे,
दो कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम को जंप करा दे ओवर C2 एंड C3, देन वी विल गेट, दो कॉलम्स को आप जंप कराओगे तो -1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। जंप कराने के बाद हम लोग को इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ABC A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर 1। देखिए हमने क्या किया, इस कॉलम को जंप करा दिया, एंड माइनस A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एज गिवन इन द क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे से कॉमन मिल जाएगा हम लोगों को, इट गिव्स, ये कॉमन ले लीजिए, वी गेट A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर 1, ये तो कॉमन मिल गया, एंड ABC -1 इक्वल टू 0। अभी ये कंडीशन आ गई अपने को। क्वेश्चन नंबर गिवन है, इफ A B एंड C आर डिफरेंट। अभी ये दिया है कि ABC डिफरेंट है। अब ABC डिफरेंट है तो ये तो 0 होने से रहा, इसकी वैल्यू होगी नॉन जीरो, ये तो 0 होगा नहीं, ये होगा नॉन जीरो, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 0। दैट मीन्स जो सेकंड फैक्टर है ABC -1 will be equal to 0. That means we get ABC equal to 1.